हेलो एवरीवन, एमकेपी एडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ए कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। वाटर का एक कप है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो हमारा कौन है, सिस्टम है। इज प्लेस्ड इन ए माइक्रोवेव ओवन एंड द ओवन इज टर्न्ड ऑन फॉर 1 मिनट ड्यूरिंग विच द वाटर बीइंग टू बॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। एक कप पानी को, है ना, मतलब वो हमारा कप जो पानी है वो हमारा कौन है, सिस्टम, 5 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोवेव ओवन में रखा जाता है और ओवन को 1 मिनट के लिए चालू किया जाता है, जिसके दौरान पानी उबलने लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि हमारे पास में एक कप पानी है, इस पानी का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम रख रहे हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर 1 मिनट के लिए। तो ये जो वाटर है वो वाटर क्या होता है, बीइंग टू बॉइल, है ना, उबलने लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारी Q की वैल्यू, Q मतलब हीट, उसके बाद में W मतलब वर्क की वैल्यू, और डेल U मतलब इंटरनल एनर्जी। तीनों की वैल्यू के अंदर क्या चेंजअप होता है, ये हमारा ये 4 ऑप्शन के अंदर दिया होगा है, मतलब किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है या किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है या किसकी वैल्यू 0 होती है। वो इस प्रोसेस के अंदर उनकी वैल्यू के अंदर क्या चेंजअप होता है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारा जो एक कप पानी है, जो हमारा कौन है, सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर जब इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जब 1 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं तो ये पानी हमारा क्या होने लगता है, उबलने लगता है। मतलब इस एक कप पानी का जो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कप पानी का टेम्परेचर बढ़ा। अब एक कप पानी का टेम्परेचर कैसे बढ़ा, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब हमने रखा तो माइक्रोवेव ओवन के द्वारा जो एनर्जी किसको दी गई, तो इस एक कप पानी जिसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो एनर्जी एक कप पानी को जो सिस्टम को दी गई और इसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब यहाँ पर जो हीट है वो हीट क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब हमारी जो क्यू कौन है, हीट, उसकी वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। अब हम चेक करेंगे हमारी वर्क की वैल्यू को कि इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो W है, जो वर्क है, वो हमारा नेगेटिव होगा या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर जब एक कप पानी को, मतलब जो हमारा सिस्टम है, उसको जब माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा और पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। मतलब वाटर जो है, जो सिस्टम जो है, वो हमारा क्या हो रहा है, सराउंडिंग के ऑपोजिट में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पर वर्क करता है, वो हमें कैसे पता चला, तो यहाँ पर ये जो एक कप जो वाटर है वो हमारा जब गर्म होता है, मतलब वो जो वाटर है वो उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है, मतलब वो वाटर जो है वो उसके चारों जो सराउंडिंग है उस पर क्या करता है, वर्क करता है। तो एक बात ये आप ध्यान में रखें कि हमारा जब सिस्टम है वो यदि सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो उस समय जो वर्क हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है नेगेटिव प्राप्त होता है। और उसका ऑपोजिट, जब सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क होता है तो उस समय हमारा वर्क जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो वर्क प्राप्त हो रहा है वो हमारा कौन सा प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए वर्क की हमारी जो वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। फिर उसके बाद हम लास्ट चेक करते हैं हमारा डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कप पानी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और जब उसको ओवन के अंदर हम रखते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब उस सिस्टम के अंदर जो वाटर है उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारा ये जो डेल यू की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर ये क्लियर हो गया कि हमारा जो Q है, Q की वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हुई, पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो वर्क की वैल्यू जो W है वो हमें प्राप्त हुई नेगेटिव। और हमारा जो इंटरनल एनर्जी डेल यू की वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हुई, पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है जिसमें Q पॉजिटिव, W नेगेटिव और डेल यू पॉजिटिव हो, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इट इज नोटिस्ड दैट Pb2 plus is more stable than Pb4 plus, but Sn2 plus is less stable than Sn4 plus. Observe the following reaction.
यह देखा गया है कि Pb4+ की तुलना में अधिक स्थिर है Pb2+, लेकिन Sn4+ की तुलना में कम स्थिर है Sn2+। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपको ये दो रिएक्शन आपको दी हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है PbO2 प्लस Pb चेंज इंटू 2PbO, और सेकंड रिएक्शन हमारी है SnO2 प्लस Sn चेंज इंटू 2SnO। तो इन दोनों रिएक्शन की ये जो वैल्यू दी है डेल आर जी है ना, डेल आर जी ये फर्स्ट रिएक्शन की और ये हमारी सेकंड रिएक्शन की। तो डेल आर जी क्या है, तो ये जो दोनों रिएक्शन हो रही है उनकी गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों को देखने के बाद हमें ये बताना है कि कौन से रिएक्शन की डेल आर जी की वैल्यू 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, जो ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 0 से कम और 0 से ज्यादा मतलब डेल आर जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो हमें यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों को देखना है और दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों के अंदर कौन से रिएक्शन की डेल आर जे की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इट इज नोटिस द डेट Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। तो जैसे ये हमारी रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा PbO2 है, उसके अंदर जो लेड जो Pb है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी कितनी है, +4 है, और PbO के अंदर लेड की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी है +2। तो +4 और +2 दोनों में से हमारा मोर स्टेबल कौन है, तो मोर स्टेबल हमारा है Pb2+। तो हमारा Pb2+ है वो मोर स्टेबल है, किससे मोर स्टेबल है, Pb4+ से। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमारा मोर स्टेबल है, मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, स्वतः होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो जब रिएक्शन जब ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो हमारे जब डेल आर जी की वैल्यू क्या होती है, उस समय नेगेटिव प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव प्राप्त हो रही है, तो वो नेगेटिव क्यों प्राप्त हो रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब कोई जो प्रोसेस हो रहा है, यदि वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस हमारा स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिक होता है, तो उसके अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू हमारी रहती है नेगेटिव। और यदि कोई प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी डेल आर जी की वैल्यू नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल आर जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल आर जी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, नेगेटिव प्राप्त होती है। नेगेटिव प्राप्त होती है मतलब 0 से कम प्राप्त होती है। तो 0 से कम वाले जो ये 4 ऑप्शन उसमें से कौन कौन से हैं, तो उसमें एक तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है और एक हमारा ये थर्ड ऑप्शन है, जिसमें जो डेल आर जी की वैल्यू होती है वो 0 से क्या है, कम है। अब ये जो हमारी सेकंड रिएक्शन है उसको हम चेक करते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारी SnO2 प्लस Sn चेंज इनटू 2SnO। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो SnO2 है वो हमारा कौन सी स्टेट के अंदर है, उसमें Sn हमारा है 4+ के रूप में, और 2SnO के अंदर हमारा जो Sn है वो हमारा किस में है, +2 के अंदर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बट Sn2+ इज लेस स्टेबल देन Sn4+। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा Sn2+ है वो लेस स्टेबल है, किससे लेस स्टेबल है, 4+ से। मतलब 4+ वाला हाई स्टेबल है और +2 वाला जो है वो हमारा लेस स्टेबल है। मतलब हमारा यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हमारा मोर स्टेबल है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो हो रही है, जो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, वो हमारी रिएक्शन ऑटोमेटिक होने वाली नहीं है। मतलब ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिएक्शन कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल आर जी की जो वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन मिले थे हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन के अंदर तो डेल आर जी की वैल्यू हमें मिली थी नेगेटिव मतलब 0 से कम, और सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर डेल आर जी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन की जो डेल आर जी की जो वैल्यू हमें प्राप्त की, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें नेगेटिव प्राप्त हुई और सेकंड रिएक्शन के अंदर हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। तो आपको कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं, तो फर्स्ट डाटा हमारा दिया हुआ है डेल एफ एच। तो डेल एफ एच का मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी। किसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो हमारी मेथेन, मेथेन जो गैस के रूप में उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी दी है -x किलो जूल पर मोल, मतलब -x के रूप में उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें दी हुई है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट का उद्वीकरण एंथैल्पी। उद्वीकरण एंथैल्पी मतलब सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी किसकी, ग्रेफाइट की, वो हमारी कितनी दी है, y, है ना, y किलो जूल पर मोल।
और थर्ड वैल्यू आपको दी गई है डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, है ना, H2 की विघटन एंथैल्पी, मतलब H2 के अंदर जो H के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी वो हमारी कितनी है, Z किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, तो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज गिवन बाय, मतलब ये जो तीन जो आपको डाटा दिए हुए हैं इन तीनों डाटा से हमें क्या निकालना है, CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी है, जो ये चार ऑप्शन के रूप में आपको दी गई है। तो इसमें से कौन सी सही है वो हमें निकालनी है। तो इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो तीन जो डाटा दिए हुए हैं वो डाटा हमारे कौन से हैं, तो एक तो फॉर्मेशन एंथैल्पी मेथेन की हमारी दी है -x, उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट वो हमारी दी है y, और डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 वो हमारी दी है Z। तीनों हमारी किलो जूल पर मोल के अंदर है। और इन तीनों डाटा से हमें निकालना क्या है, तो हमें ये जो CH4 बन रहा है उस CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी है। तो CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है मेथेन का, है ना, मेथेन गैस के रूप में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी दी है -x। तो इस मेथेन का फॉर्मेशन हमारा किससे हो रहा है, तो मेथेन का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है कार्बन से, और कार्बन हमारा किसके अंदर है, ग्रेफाइट के अंदर, जो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर है ना। तो यहाँ पर कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये CH पर हमारी गैस के फॉर्म में है, तो हमारा इस कार्बन का क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन, और वो सब्लिमेशन की एंथैल्पी हमें दी है y। फिर उसके बाद ये जो दोनों जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4 का। तो हाइड्रोजन गैस जब कार्बन के साथ में जुड़ेगी तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें दी हुई है, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 हमें दी है Z। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो CH4 है उसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी है डेल FH। वो फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी किसके इक्वल होगी, तो ये जो कार्बन दिया हुआ है उस कार्बन की सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दोनों जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी को हम ऐड कर देंगे, और प्रोडक्ट के अंदर जो CH4 बन रहा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस CH4 के जो पूरी फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब आगे क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम रखते हैं। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी जो हमारी मेथेन की है वो हमारी दी है -x, तो यहाँ पर रख दिया ये -x इज इक्वल, फिर उसके बाद सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 ही है तो वो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ जो H2 है, तो यहाँ पर H2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हाइड्रोजन की है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया 2। फिर उसके बाद माइनस किसको करना है, तो CH4 की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, तो यहाँ पर CH बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब 4 जो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये -x का हो गया -x। उसके बाद में सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन वो हमारी दी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन वो हमारी दी है y, तो यहाँ पर ये हो गया y। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 वो हमारी क्या दी है, वो हमारी दी है Z। तो 2 के साथ में कौन आ गया, Z आ गया। फिर उसके बाद में माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, उसके बाद में 4 4, और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH वो तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर -x के रूप में है और यहाँ पर -4 के रूप में है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और ये -x को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने से क्या हुआ, ये जो 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ जो CH बॉन्ड की है वो हमारा इस तरफ आ गया, और ये y का y हो गया, ये 2z का 2z, और ये जो -x था वो +x के रूप में आ गया। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ जो CH है, यहाँ पर 4 है, 4 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है y + 2z + x अपॉन 4। ये हमारी प्राप्त होगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। तो यहाँ पर ये जो CH4 है उस CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है y + 2z + x अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी थी वो एंथैल्पी हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई थी, y + 2z + x अपॉन 4। तो ये वाला ऑप्शन हमारे 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है, तो हमारे सवाल के अंदर दिया है कि हमारी A चेंज D, मतलब एक रिएक्शन है जिसमें A चेंज हो रहा है D के अंदर, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो A जो D में चेंज हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अकरिंग इन 3 स्टेप। जो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। कौन सी 3 स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप हमारी है A चेंज हो रहा है B के अंदर, फिर B चेंज हो रहा है C के अंदर, और C चेंज हो रहा है D के अंदर। तो ये A से D जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी इन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, जिसमें A पहले B में चेंज हो रहा है, B हमारा C में चेंज हो रहा है और C हमारा D में चेंज हो रहा है। मतलब टोटल A से D के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है।
तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, तो ये जो 4 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको प्लॉट दिख रहे हैं वो प्लॉट किसके हैं? तो ये ए से डी में जो पूरा चेंजअप हो रहा है उस रिएक्शन का क्या है ये ग्राफ। और ये ग्राफ किस किस के बिटवीन में? तो ये ग्राफ हमारा है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये जो वाई एक्सिस पे हमारी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, जो हमारी कौन सी एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है। और हमारी एक्स एक्सिस पे कौन है? तो एक्स एक्सिस पे है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब अभिक्रिया प्रोफाइल, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया की प्रगति। तो इस सवाल के अंदर आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ए से लगा करके डी के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी और उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में बनने वाला कौन सा ग्राफ है वो सही है, उसका आंसर हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कौन सी हो रही है? तो रिएक्शन के अंदर ए जो चेंज हो रहा है किसके अंदर चेंज हो रहा है? डी के अंदर। और ए से डी में जो चेंज हो रहा है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। तो जब इस रिएक्शन की जब हम डेल एच की वैल्यू निकालते हैं, तो इस डेल एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हमारा जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? ई डी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? ई ए। दोनों की एनर्जी का हम डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, मतलब डी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। ये ई डी की एनर्जी ज्यादा होगी और ए वाला जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जो डेल एच जो हमें प्राप्त होगा, रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंजअप जो हमें प्राप्त होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि डी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी और ए वाले की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो नेट वैल्यू हमें किसमें प्राप्त होगी? डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर जो डेल एच की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो हमारी कौन सी प्राप्त होती है? पॉजिटिव प्राप्त होती है। और इसके ऑपोजिट जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर, एक्सोथर्मिक कंडीशन के अंदर हमारी जो डेल एच की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो डेल एच की वैल्यू हमारी कैसी प्राप्त होती है? नेगेटिव प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारी जो ए से डी में जो चेंजअप हो रहा है वो हमारी कितने स्टेप में हो रही है? 3 स्टेप के अंदर। तो इन तीनों स्टेप के अंदर हमारी जो डेल एच की वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे ए से बी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी दी है पॉजिटिव, बी से सी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू दी है हमारी नेगेटिव, सी से डी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी दी है नेगेटिव। तो इस डेल एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये प्लॉट के अंदर बताएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो ए है वो किसमें चेंज हो रहा है? बी के अंदर। यहाँ पर मैंने ये जो 4 प्लॉट जो आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे उसकी एनर्जी का लेवल मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो लेवल है वो हमारा किसका है? ए का। ये वाला एनर्जी का लेवल किसका है? बी का। ये वाला किसका है? सी का। और ये वाला किसका है? डी का। तो इसी प्रकार चारों के अंदर ये ए बी सी डी के एनर्जी के लेवल जो आपको प्लॉट के अंदर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जैसे हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जो जिसमें चेंज हो रहा है ए है वो चेंज हो रहा है बी के अंदर। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब बी की एनर्जी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? ए से। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर आपको ये देखना है कि बी की एनर्जी ज्यादा है ना। बी की एनर्जी हमारी फर्स्ट वाले में ज्यादा है ए से, सेकंड वाले में भी हमारी ए से बी की एनर्जी ज्यादा है, थर्ड वाले के अंदर भी बी की एनर्जी ज्यादा है और फोर्थ वाले के अंदर बी की एनर्जी क्या है? कम है और ए की एनर्जी ज्यादा है। मतलब फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप हो रही है जिसमें बी चेंज हो रहा है किसके अंदर? सी के अंदर। तो उसकी जो डेल एच जो एंथैल्पी की वैल्यू हमारी कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है। मतलब यहाँ पर बी की एनर्जी ज्यादा होगी और सी की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी इसलिए डेल एच क्या होगी? नेगेटिव। तो सी की एनर्जी हमारी कम होगी और बी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो सी की एनर्जी कम और बी की एनर्जी ज्यादा, वो वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो वो हमारा है एक तो जैसे यहाँ बी वाले की एनर्जी ज्यादा है और सी वाले की एनर्जी क्या है? कम है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारी बी वाले की एनर्जी कम है और सी वाले की एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप जो हो रही है उसके अंदर डेल एच क्या है? नेगेटिव है, मतलब सी की एनर्जी कम होनी चाहिए और यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर सी की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमारे क्लियर कट गलत हो गए। कौन कौन से? एक तो सेकंड वाला गलत हो गया और ये फोर्थ वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाले के अंदर चेक करते हैं कि हमारे ये बी की जो एनर्जी है वो हमारी ज्यादा है और सी की एनर्जी क्या है? कम है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हमारे 1 और 3 2 ऑप्शन बचते हैं। तो उसको चेक करते हैं हमारे थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप को ध्यान से देखिए, जो हमारा चेंज हो रहा है सी से डी के अंदर, जहां पर डेल एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट की हमारी जो एनर्जी है वो कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी ज्यादा होगी।
मतलब डी वाले की एनर्जी कम होगी और सी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमारे 1 और 3 के अंदर हमें देखना है कि 1 और 3 के अंदर यहाँ पर 1 वाले के अंदर सी की एनर्जी कम है और डी वाले की एनर्जी ज्यादा है। मतलब यहाँ तो डेल एच पॉजिटिव की वैल्यू बता रहा है और यहाँ पर दिया क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ होना क्या चाहिए, डी की एनर्जी कम होनी चाहिए और सी की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा है क्या, नहीं है। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। तो लास्ट हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम चेक करते हैं, जिसमें सी की एनर्जी हमारी ज्यादा है और डी वाले की एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर जो एनर्जी का जो लेवल है ए बी सी और डी का, वो लेवल हमारा सही बताता है। और बाकी 1, 2 और 4 के अंदर जो एनर्जी के जो लेवल है ना, डेल एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो एनर्जी के लेवल है वो हमारे सही नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाइए। तो आपको ये दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, तो लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस सिस्टम। आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रिया। आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हम आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर हमारा बदलता नहीं है। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर हम जो प्रोसेस करते हैं वो चार प्रकार के जो प्रोसेस हैं। पहला हमारा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो हमारा होता है उत्क्रमणीय प्रसार। सेकंड हमारा है फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार। थर्ड हमारा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, अनुत्क्रमणीय प्रसार। और फोर्थ हमारा है इरिवर्सिबल कंप्रेशन, अनुत्क्रमणीय संपीड़न। तो आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हम आइसोथर्मल, ये जो चार प्रकार के जो प्रोसेस कर रहे हैं, इन चारों प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन मतलब किया गया कार्य, जो वर्क जो किया जाता है, उस वर्क की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो 4 फॉर्मूले आपको दिए हैं, इन 4 फॉर्मूलों को ये जो प्रोसेस है उनसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। मतलब कौन से प्रोसेस के अंदर जो हम वर्क कर रहे हैं तो उसको वर्क निकालने का उसका फॉर्मूला क्या होगा, उससे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो अब हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो 4 प्रोसेस हो रहे हैं, इन 4 प्रोसेस के अंदर ये जो वर्क के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये वर्क के फॉर्मूले कैसे आते हैं, ये वर्क के फॉर्मूले हम कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। तो आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हमारा आइसोथर्मल जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो 4 प्रोसेस है, पहला हमारा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सेकंड हमारा है फ्री एक्सपेंशन, थर्ड हमारा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और फोर्थ हमारा है इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो पहला ए वाला प्रोसेस हमारा कौन सा है, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना। रिवर्सिबल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हो जाने के बाद उसको वापस हम पुनः कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे जिसके अंदर ए है वो किस में चेंज हो रहा है, बी के अंदर, और बी वाला यदि वापस ए में चेंज हो सकता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब जो प्रोसेस एक बार हो जाता है और होने के बाद उसको हम वापस दोबारा कर सकते हैं तो वो हमारा प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पर जो हमारी जो गैस है वो गैस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब उसका प्रसार कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर, रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर हम उसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये जो चारों प्रोसेस है, चारों प्रोसेस के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला हमारा फिक्स है। क्या फॉर्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्क हमारा होता है वो माइनस पी डेल वी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वर्क का फॉर्मूला वही है। बी वाले के अंदर भी हमारा जो डब्ल्यू है वो माइनस पी डेल वी है। उसके बाद में सी वाले के अंदर भी हमारा डब्ल्यू क्या है, माइनस पी डेल वी। और डी वाले के अंदर भी हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस पी डेल वी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा जो वर्क जो हम निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला हमारा फिक्स होता है। क्या होता है, तो W इज इक्वल माइनस पी डेल वी। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो चारों अलग अलग जो प्रोसेस हो रहे हैं, इन अलग अलग प्रोसेस के अंदर W की जो वर्क की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट में हमारा जो रिवर्सिबल जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि W हमारा जो रिवर्सिबल जो कंडीशन के अंदर है वहां पर माइनस इंटीग्रेशन P गैस मतलब गैस का प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो हम किसका कर रहे हैं, तो डीवी वॉल्यूम का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो इज इक्वल होती है माइनस NRT लॉग VF अपॉन VI, जिसमें हमारा N कौन है, तो वो उस गैस के क्या है, नंबर ऑफ मोल। R हमारा कांस्टेंट है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर है, Ln हमारा लॉग है, और उसके साथ में VF और VI। VF मतलब फाइनल वॉल्यूम और VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क का ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है कौन सी कंडीशन के अंदर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क होता है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा जो प्रोसेस है वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है मुक्त प्रसार।
मतलब जो गैस होती है उसके ऊपर यदि हम प्रेशर को हटा देते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रेशर हम उसके ऊपर लगाते नहीं है, तो वो गैस क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसका प्रसार होता है, मुक्त प्रसार होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। तो उस समय के अंदर जो हमारा W का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पी एक्सपेंशन डेल वी। तो यहाँ पर जो P की जो वैल्यू होती है, प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या होती है, फ्री एक्सपेंशन कंडीशन के अंदर P एक्सपेंशन हमारा होता है 0, कोई प्रेशर हमारा होता नहीं है। तो जब P की वैल्यू जब 0 होती है तो हमारा जो वर्क है ना, जो W की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो इस B वाली जो कंडीशन के अंदर जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है उसके अंदर हमारा W हमारा 0 प्राप्त होगा। तो वो हमारा कहाँ पर है, B के साथ कौन मैच होगा, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन, जो C वाली कंडीशन है, वो हमारी है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब अनुत्क्रमणीय, मतलब जो एक बार प्रोसेस होता है तो वापस वो दोबारा होता नहीं है। और यहाँ पर जो गैस है उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसका प्रसार हो रहा है। कौन सी कंडीशन के अंदर, इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर गैस का क्या होता है, एक्सपेंशन करते हैं। तो उस समय हमारा जो W का फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला हर जगह एक ही है, माइनस पी डेल वी। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंडीशन के अंदर जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा वो हमारा ज्यादा होगा और जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जो बाद वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा और पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो डेल वी हम निकालेंगे तो उसके अंदर वी एफ को पहले लिखेंगे और वी आई को बाद में लिखेंगे। तो हमें इस प्रकार से वर्क का जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और लास्ट हमारा जो डी वाला है, डी वाली कंडीशन हमारी कौन सी है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। मतलब यहाँ पर भी जो इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर हमारे गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब संपीड़न हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो W इज इक्वल माइनस पी डेल वी। तो अब यहाँ पर W हमारा हो जाएगा W इज इक्वल माइनस पी, और यहाँ पर डेल V निकालेंगे तो डेल V हम किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन मतलब संपीड़न। संपीड़न होता है तो हमारा गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, मतलब पहले वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा और बाद वाला वॉल्यूम कम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम में से हम कौन से वॉल्यूम को माइनस करेंगे, फाइनल वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इरिवर्सिबल कंप्रेशन कंडीशन के अंदर जो W हमारा प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल माइनस पी वी आई माइनस वी एफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है उस समय जो वर्क का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है W इज इक्वल माइनस एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। फिर उसके बाद जब फ्री एक्सपेंशन होता है उस समय जो वर्क डन होता है, मतलब किया गया जो कार्य होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब जो फाइनल वॉल्यूम हमारा ज्यादा होगा, मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है वो उसका हो जाएगा सही आंसर। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन के अंदर हमारा बाद वाला जो वॉल्यूम है वो हमारा कम हो जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर डी के साथ मैच हो जाएगा फोर्थ वाला। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, जिसमें ए का सेकंड है ना, ए का सेकंड ये रहा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, सी का थर्ड, और डी का फोर्थ है ना, डी का फोर्थ। मतलब ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।